हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था किसी कारण से, लेकिन आज मैं आपके लिए एक वीडियो तैयार कर लाया हूं और आगे भी लाता रहूंगा। और मैं एक आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के हिंदी जो पेपर हैं मुख्य परीक्षा के मेंस एग्ज़ाम के, मैं उसका सिलेबस ज़रूर से पूरा करूँगा। कुछ दोस्तों का मैसेज भी आता है कि सर सिलेबस को पूरा कर दीजिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं सिलेबस को पूरा करूँगा, तो आप चैनल पर बने रहें। आज मैं जो आपके लिए वीडियो बना कर लाया हूँ जिस सब्जेक्ट से संबंधित, वह है भाषा। सिलेबस में जो हिंदी पेपर 2 है और हम लोगों को पढ़ना है, तो फर्स्ट जो पोर्शन है वह भाषा से ही संबंधित है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना था हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अवहट और डिंगल। तो मैंने पुरानी हिंदी, अवहट और डिंगल ये दो पर मैंने पहले ही वीडियो दे दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या फिर मैं आज के जो वीडियो हैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज मैं जो वीडियो बनाया हूँ आप लोगों के लिए, वह है हिंदी की उत्पत्ति से संबंधित, हिंदी की उत्पत्ति और विकास। तो आज हम वो देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, एक बात और बोलना है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक, तो सबसे पहले तो भाषा के बारे में क्या बोल सकते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र या फिर राज्य या फिर देश, उसकी सबसे पहली पहचान वहाँ की भाषा ही होती है। और हमारे देश की भाषा हिंदी है और यह आर्य भाषा है। ठीक है, तो इसका विकास किस तरह से हुआ है वो हम देखेंगे एक एक कर कर। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट मैंने लिखा है, पहला पॉइंट है, उसे देखते हैं। देखिए, हिंदी एक आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ क्या है? हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है हिंदी का, अर्थात भारतीय या फिर हिंदुस्तान, और यहाँ के लोग जो भाषा यूज करते हैं उसे हिंदी बोलते हैं। ऐसा महाभारत काल के समय ईरानी जो थे उनके समय से ही हिंदुस्तान को हिंद कहा जाने लगा था, और उन लोगों के द्वारा ही यहाँ के लोगों को हिंद और जो भाषा बोली जाती थी वो हिंदी का नाम दिया गया। तो इसे याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है कि हिंदी का प्रयोग सबसे पहले फारसियों और अरबों के द्वारा किया गया था, हिंदी शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है, विश्व में लगभग 3000 भाषाओं को मुख्य रूप से 12 भाषा परिवार में विभाजित किया गया है। इसे याद रखिएगा कि 3000 भाषा जो है उनको मुख्य रूप से 12 भाषा परिवार में विभाजित किया गया है। और वो 12 भाषा परिवार कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ मैंने लिखा है जो निम्न है। पहला देखिए, भारोपीय, नेक्स्ट है द्रविड़, नेक्स्ट चीनी, नेक्स्ट है सेमेटिक, उसके बाद है टेमेटिक, आग्नेय, यूराल, बांटू, रेड इंडियन, काकेसस, सूडानी, और लास्ट 12वां है बुशमैन। ये 12 भाषा परिवार हैं जिसमें 3000 भाषाओं को बांटा गया है। देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए क्या है, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं? तो 4 हैं। वो कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। पहला है भारोपीय, जो 12 भाषा परिवार में बांटा गया 3000 को, उसमें पहला ही था भारोपीय, वही है भारोपीय। और भारत में इसका परसेंटेज कितना है तो 73% है। इसे भी याद रखिएगा, परसेंट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है परसेंटेज के हिसाब से भी, तो उसे याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ सेकंड में द्रविड़, और उनका परसेंट कितना है तो 25% है। नेक्स्ट है आस्ट्रिक, वह है 1.3 भाषा परिवार। और फोर्थ है चीनी तिब्बती, वह है 0.7%।
तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं और ये 4 भाषा परिवार कितने कितने % में है, ये यहाँ पर आपने देखा, ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन के थ्रू। चलिए नेक्स्ट है, अब हम हिंदी के बारे में, हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है, भारोपीय से, द्रविड़ से, ऑस्ट्रिक से या चीनी तिब्बती से, तो उसे देख लेते हैं। तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, यानी फर्स्ट में जो भारोपीय है 73%, हिंदी उसी परिवार की भाषा है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। जैसे हम कहते हैं कि भारत की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत रही है और आज वह हिंदी का रूप ले ली है, तो किस रूप में, किस स्टेज में, किस तरह से विकास हुआ हिंदी का, उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक पहले बता दिया, इसे हम विस्तृत रूप में आगे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत पाली में विकसित हुआ, पाली प्राकृत में विकसित हुआ, प्राकृत फिर अपभ्रंश में विकसित हुआ और अपभ्रंश यहाँ पर अवहट और हिंदी, यह आधुनिक हिंदी ही है, तो अपभ्रंश अवहट और हिंदी में विकसित हुआ है। तो यह हिंदी भाषा का विकास क्रम इस तरह से ही है। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इसी क्रम में पढ़ेंगे, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी, आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, हिंदी की उत्पत्ति और विकास, जब यहाँ पर देख रहे हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस तरह से जब परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है, तो इसका कुछ काल रहा होगा। संस्कृत का कौन सा काल था, पाली का, प्राकृत का, अपभ्रंश का, तो उसे हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 काल के बारे में बताया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जैसा मैंने पहले बताया था हिंदी आर्य भाषा है, तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और इसका समय क्या बताया जा रहा है, तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। यह कौन सी है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और इसमें हम क्या देखेंगे, संस्कृत को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और इसका समय क्या बताया जा रहा है, तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसमें हम किसे देखेंगे, तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को देखेंगे। समझ गए। चलिए नेक्स्ट जो है, थर्ड है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, और इसका काल क्या दिया गया है, तो 1000 ईस्वी से अब तक, यानी कि वर्तमान में और आगे भी जो लिखा जाएगा वो। ठीक है, तो आपने ये 3 देख लिया, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, सेकंड में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो अब हम एक एक कर तीनों को देखेंगे कि हिंदी का विकास किस तरह से हुआ है। आपने यहाँ तक आपने देख लिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको देखने से यहाँ पता चल रहा है कि इससे क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को 3 बताया था, उसमें पहला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और देखिए यहाँ पर पहला ही है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो हम इसे देखते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में संस्कृत को देखेंगे, तो वही यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से। तो चलिए इसका पहला पॉइंट देखते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल, ये मैंने अभी पहले भी बताया था, तो इसका काल क्या है, तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है, इसे याद रखिएगा काल को। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, उसे कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में, और वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। अब हम यहाँ पर सबसे पहले वैदिक संस्कृत को देखेंगे, उसके बाद लौकिक संस्कृत को देखेंगे कि इसमें संस्कृत की कौन सी रचनाएं हैं, क्योंकि किसी भी समय के बारे में अगर हमें जानना है तो उस वक्त की जो रचनाएं होती है, साहित्यिक रचनाएं, वो उस समय को जानने का सबसे उचित माध्यम है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह देखेंगे कि उस समय की कौन कौन सी रचनाएं थी। चलिए
तो पहला जैसा मैंने बताया है कि वैदिक संस्कृत को देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए वैदिक संस्कृत जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वह है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। लेकिन जब हम यहाँ पर इसे दो भागों में बांटे हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में, तो वैदिक संस्कृत का काल क्या रहेगा उसे देख लीजिए। वैदिक संस्कृत का काल क्या है, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए अब इसका पहला पॉइंट देखते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। किसी भी समय का प्राचीन काल का नहीं, वर्तमान में भी अगर हम किसी भी चीज़ को जानने की, किसी भी क्षेत्र को जानने का अगर प्रयास करते हैं, तो उस वक्त की जो साहित्यिक रचनाएं होती है वो उसका सबसे सरलतम रूप है जानने का। तो उसी प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो 3 भाग में पहला जो है भाग वह है संहिता। देख लीजिए, यहाँ पर जो हम कुछ देखेंगे वह इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ हिंदी भाषा से संबंधित नहीं है, आपके जीएस से भी रिलेटेड है और आपने इसे पढ़ा भी है और बहुत सारे एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो इसे भी अच्छे से देखिए। तो वैदिक संस्कृत को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, संहिता। देखिए, संहिता के अंतर्गत 4 वेद, वो 4 वेद कौन कौन से हैं, तो देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचनाएं आते हैं। संहिता के अंतर्गत ये 4 वेद हैं जो पढ़े जाते हैं, लिखे गए हैं। ठीक है, अब इसी से संबंधित देखिए नेक्स्ट है पॉइंट, संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। सबसे पहला यानी कि प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और इसमें देखिए 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। देखिए ये आप लोगों ने पढ़ा है, मेरा मानना है कि आप सभी के पास लूसेंट की जरूर से बुक होगी, और लूसेंट की बुक में पहला ही पेज जब आप पढ़ना शुरू करते हैं इतिहास का, तो उसमें ही सबसे पहले यही आपको देखने के लिए मिला होगा। तो मेरा मानना है कि आप सभी को याद भी होगा। फिर भी यहाँ पर देख लीजिए, संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। उसके बाद देखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, मेरे समय में भी जब मैं एग्जाम देता था उस वक्त ये क्वेश्चन देखा गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, यजुर्वेद गद और पद दोनों में रचित हैं। नेक्स्ट है सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे, तो सामवेद को। नेक्स्ट है अथर्ववेद। इन 4 वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में, ये चारों वेदों में अथर्ववेद सबसे अंत का वेद है। ठीक है, और अथर्ववेद का संबंध किससे है, तो जादू टोना अंधविश्वास से संबंधित था अथर्ववेद, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, जो वैदिक संस्कृत को 3 भाग में बांटा गया, तो पहला संहिता था, दूसरा क्या है देखिए यहाँ पर ब्राह्मण। और इसके अंतर्गत कौन सी रचना है, तो इसके अंतर्गत ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गौपद ब्राह्मण, ये सब रचनाएं आते हैं, उस वक्त रचनाएं की गई थी। इसके बाद उपनिषद, तीसरा क्या है, तो उपनिषद है। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा उपनिषद। उपनिषद को देखिए, उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है और कुल उपनिषद की संख्या लगभग 1083 है, किंतु 12 उपनिषद प्रमुख हैं। लूसेंट में भी 12 उपनिषद के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो उपनिषद तो बहुत सारे हैं लेकिन 12 ही प्रमुख उपनिषद हैं और इसी को हमें याद रखना है। तो वैदिक संस्कृत में ये थे जिन्हें हमें देखना था। अब जो इसका दूसरा पार्ट था लौकिक संस्कृत, अब हम उसे देखते हैं, उसमें क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए लौकिक संस्कृत है और इसका काल क्या है, तो जैसे वैदिक संस्कृत का काल खत्म हुआ है कहाँ पर, 1000 ईसा पूर्व पर, तो यहाँ पर लौकिक संस्कृत का भी काल शुरू होगा कहाँ पर, 1000 ईसा पूर्व पर। तो देखिए 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए इसका पहला पॉइंट देखते हैं। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत पाणिनि, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास द्वारा रचनाओं का सृजन किया गया।
इनके द्वारा रचनाएं की गई थी। और जब आप लौकिक संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसे पढ़ना होगा और इससे आपको जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट, पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में ही वैदिक और लौकिक संस्कृत दो भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को किनकी रचना में देखने को मिलता है? तो पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें देखने को मिलता है। तो इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में देख लिया। इसका काल क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को दो वर्गों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को भी हमने देखा, उसका काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उसमें हम लोगों ने संहिता देखा जिसमें 4 वेद थे, उसके बाद ब्राह्मण को देखा, उपनिषद को देखा। उसके बाद सेकंड लौकिक संस्कृत था, उसका काल था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक देखा। चलिए, तो अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट इसका है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसे हम देखते हैं। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग किसे देखेंगे? तो पाली देखेंगे, प्राकृत देखेंगे और अपभ्रंश को देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो इसका है उसे देख लीजिए, क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल। इसका काल कहाँ है? जहाँ पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का खत्म हुआ है 500 ईसा पूर्व तक, वहीं से इसका शुरू हो रहा है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, काल को याद रखिएगा। देखिए, इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस काल में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में प्राकृत और अपभ्रंश का विकास हुआ। आर्य भाषा के रूप में किसका विकास हुआ है? तो प्राकृत और अपभ्रंश का, जिसने आगे चलकर भारतीय लोक भाषा का रूप ग्रहण किया। लोक भाषा में क्षेत्रीय भाषा के रूप में आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में किस तरह? तो पाली पहला होगा, प्राकृत दूसरा होगा, अपभ्रंश तीसरा होगा। तो उसी को बोला जा रहा है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो भाग है वो क्या है? तो वह है पाली। अब पाली के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, मध्यकालीन आर्य भाषाओं का विकास जिस भाषा के रूप में आरंभ हुआ उसे पाली कहा गया है। ठीक है, संस्कृत से जब मध्यकालीन आर्य भाषा के समय में संस्कृत जब विकसित रूप में आया तो जो सबसे पहले विकास प्रारंभ हुआ तो उस भाषा को क्या कहा गया है? तो उसे पाली कहा गया है। ठीक है, उसे क्या कहा गया है? पाली। नेक्स्ट पॉइंट है, पाली भाषा के अध्ययन करने का मुख्य आधार क्या है? तो वह है त्रिपिटक। और त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। और बुद्ध के जितने भी उपदेश थे वो सभी पाली भाषा में रचित थे। ये क्वेश्चन है जीएस का, इसे याद रखिएगा। तो पाली भाषा के अध्ययन करने का मुख्य आधार क्या है? तो त्रिपिटक। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध साहित्य एवं ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक इत्यादि। तो ये सारी जो रचनाएं हैं वो गौतम बुद्ध से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है, और उस वक्त की जो रचनाएं हुई थी वो पाली भाषा में हुई थी। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए क्या है कि भाषा का नाम पाली होने पर विद्वानों में मतभेद था। विद्वानों का अलग अलग मत था कि इसे पाली बोला जाए या और कुछ नाम बोला जाए। तो वो क्या क्या मतभेद थे और किनके द्वारा किस रूप में पाली को पाली बोला गया, तो उसे देख लेते हैं। देखिए, पहला जो विद्वानों का मत है उसके बारे में देखते हैं। विद्वानों का मानना है कि पाली की उत्पत्ति पल्ली, जिसे क्या कहा जाता था? ग्राम, ग्राम से। ठीक है,
विद्वानों का मानना है कि पाली की उत्पत्ति पल्ली शब्द से हुई है और जिसका अर्थ क्या है, ग्राम से यानी गांव से स्वीकार किया गया। अर्थात पाली का अर्थ क्या बताया गया कि ग्रामीण भाषा। पाली को किस रूप में बताया जा रहा है कि ग्रामीण भाषा है, कुछ विद्वानों का मानना है, क्योंकि पल्ली शब्द का अर्थ होता था ग्राम से। नेक्स्ट जो विद्वानों का मत है उसे देख लीजिए। विद्वानों का मानना है कि पाली शब्द की उत्पत्ति पाटिल यानी कि पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र को पाटिल बोला गया है, ठीक है, पाटिल से है। अर्थात पाली का अर्थ क्या है, तो मगध की भाषा। उस वक्त मगध की भाषा पाली थी, इसलिए उसे बोला जा रहा है कि पाली का क्या अर्थ है, मगध की भाषा। नेक्स्ट थर्ड में देखिए क्या बोला जा रहा है। विद्वानों का मानना है कि पाली शब्द की उत्पत्ति पंक्ति से हुई है। और इस पंक्ति के बारे में क्या कहा जा रहा है, देखिए, क्योंकि बुद्ध के वचनों में जो पंक्तियां प्रयुक्त होती है उसे पाली कहा गया है। बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए जाते थे तो उसमें जो पंक्तियां आती थी तो उसे पाली कहा जाता था, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि विद्वानों का मानना है कि पाली शब्द की उत्पत्ति पंक्ति से हुई है। नेक्स्ट है कुछ विद्वानों का क्या कहना है, देखिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि पाली शब्द प्राकृत का तद्भव रूप है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए ये 4 मत हैं जिसमें पाली का नाम होने पर विद्वानों का मतभेद है कि किस रूप में पाली का अर्थ समझा जाए, किस रूप में उसका पाली को पाली भाषा के रूप में माना जाए। तो इसे अच्छे से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। देखिए अब पाली के बारे में कुछ और भी पॉइंट है, देख लीजिए। पाली के बारे में क्या कहा जा रहा है, पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा है, प्रथम देशीय भाषा है। संस्कृत से विकसित रूप पाली में हुआ, इसलिए बोला जा रहा है कि देशीय भाषा। पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हु पाली भाषा में रचित प्रमुख ग्रंथ है, इसे याद रखिएगा। मिलिंद पन्हु पाली भाषा में रचित प्रमुख ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट, पाली भाषा के 3 व्याकरण उपलब्ध हैं। जिस तरह किसी भी भाषा के व्याकरण होते हैं, हिंदी के व्याकरण है, उसी तरह पाली भाषा के भी व्याकरण थे। तो 3 व्याकरण हैं, वो कौन कौन से हैं, तो सदनीति व्याकरण, कच्चान व्याकरण और मोगलान व्याकरण। ये 3 व्याकरण थे पाली भाषा से संबंधित, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वह। नेक्स्ट पॉइंट है पाली भाषा से संबंधित, पाली भाषा मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल आदि स्थानों पर मुख्य रूप से प्रचलित थी, ठीक है। ये जो जगह बताए जा रहे हैं उन जगहों पर पाली मुख्य रूप से प्रचलित थी बोलचाल के रूप में, ठीक। और ये सभी जो जगह हैं उज्जैन, कलिंग, कौशल, ये सभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, इसलिए पाली भाषा को मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है, कि पाली जो भाषा है वह मध्य प्रदेश की भाषा रही होगी, क्योंकि ये सभी जगह मध्य प्रदेश में आते हैं। तो यहाँ हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में जो प्रथम भाग था पाली, उसे देखा, इसे अच्छे से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे जो उसका सेकंड रूप है प्राकृत, उसे हम देखते हैं, क्योंकि संस्कृत से विकसित रूप पाली था और पाली के बाद विकसित रूप क्या है, प्राकृत है। तो उसे देखते हैं। तो यहाँ देखिए प्राकृत है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा गया है, प्रथम प्राकृत पाली को कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर के उपदेश प्राकृत भाषा में है। जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि पाली, गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए हुए थे और महावीर के उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हुए हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है, जीएस में पूछा जाता है यह क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसे याद रखिएगा। तो महावीर के उपदेश प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृत व्याकरण की रचना के लिए हेमचंद्र को प्राकृत की पाणिनि की संज्ञा दी जाती है, याद रखिएगा। प्राकृत व्याकरण की रचना के लिए हेमचंद को प्राकृत की पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है प्राकृत भाषा को मुख्यतः 5 रूप में बांटा गया है, मुख्य रूप से 5 रूप में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से रूप हैं देखते हैं।
यहाँ पर हम वो रूप देखेंगे कौन कौन से रूप में बांटा गया और उनका क्षेत्र, बोलचाल के जो क्षेत्र था वो कौन सा था उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो 5 भागों में बांटा गया उसमें पहला जो है वह कौन सा प्राकृत है, तो सौरसेनी प्राकृत है। सौरसेनी प्राकृत, यहाँ देखिए सौरसेनी प्राकृत मथुरा के आसपास सूरसेन क्षेत्र जो था उसकी भाषा रही है। तो सौरसेनी प्राकृत का क्षेत्र कौन सा रहा, तो मथुरा के आसपास सूरसेन का। इसी का सौरसेनी प्राकृत का एक और पॉइंट है, देखिए पश्चिमी हिंदी की बोलियां ब्रजभाषा, कौरवी, हरियाणवी आदि का विकास सौरसेनी प्राकृत से ही हुआ है। ये जो भाषाएं हैं उसका विकास किससे हुआ है, तो सौरसेनी प्राकृत से हुआ है। तो पहला सौरसेनी प्राकृत था। दूसरा जो भाग है वह क्या है, पैसाची प्राकृत। इसका विस्तार देखिए कहाँ है, तो पैसाची प्राकृत का विस्तार है, इस भाषा का विस्तार पश्चिमोत्तर पंजाब अफगानिस्तान में माना गया है। ये जो क्षेत्र है वहाँ पर पैसाची प्राकृत की का क्षेत्र था, वहाँ बोली जाती थी, विकास हुआ है। नेक्स्ट है मागधी प्राकृत। इसका देख लीजिए, मागधी प्राकृत दक्षिण बिहार मगध की प्रचलित भाषा थी। ठीक है, मागधी प्राकृत दक्षिण बिहार मगध की प्रचलित भाषा थी। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है पाली त्रिपिटक में, त्रिपिटक भगवान बुद्ध से संबंधित है, पाली भाषा में लिखा हुआ है। तो पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। किस में कहा गया है, तो त्रिपिटक, पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं उसकी भाषा को मागधी कहा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अर्धमागधी प्राकृत। तो इसका क्षेत्र देखिए, यह प्राचीन काल में मगध, जो कौशल क्षेत्र है, यह प्राचीन काल में मगध की साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी का, अर्धमागधी प्राकृत को जैन अर्धमागधी भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि अर्धमागधी प्राकृत को और किस रूप में, किस नाम से जानते हैं, तो जैन अर्धमागधी के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा किस लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। जैन साहित्य में जो रचना की गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रचना है वो अर्धमागधी भाषा में ही मिलती है, इसलिए अर्धमागधी भाषा को जैन अर्धमागधी भी कहा गया है या कहा जाता है। नेक्स्ट जो 5वां भाग है, प्राकृत भाषा को मुख्यतः 5 रूप में बांटा गया, तो 5वां जो रूप है भाग है उसे देख लेते हैं। देखिए क्या है, महाराष्ट्रीय। तो नाम से देखिए क्या भ्रम होता है, मैंने यहाँ बताया भी है। देखिए महाराष्ट्रीय प्राकृत के बारे में यह भ्रम होता है कि यह महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। महाराष्ट्री बना हुआ है, इसलिए यह जो पहली बार पढ़ेंगे उन्हें लगेगा कि यह महाराष्ट्र की भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। किंतु ऐसा नहीं है, महाराष्ट्री प्राकृत भी उत्तर भारत की सर्वाधिक विकसित प्राकृत भाषा है। महाराष्ट्री भी कहाँ की भाषा है, तो उत्तर भारत की सर्वाधिक विकसित प्राकृत भाषा है। कौन, तो महाराष्ट्री। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और महाराष्ट्री का अर्थ क्या है, तो महान राष्ट्र के रूप में, मतलब उस क्षेत्र को महान कहा जाता है, तो वहाँ की जो भाषा हुई उसे महाराष्ट्री बोला गया। ठीक है, तो महाराष्ट्री का अर्थ क्या है, तो महान राष्ट्र के रूप में। और जैसा यहाँ बताया जा रहा है कि महाराष्ट्री उत्तर भारत की सर्वाधिक विकसित प्राकृत भाषा थी, तो उस वक्त जो नाटक होते थे संस्कृत नाटकों में प्राकृत भाषा के रूप में, प्राकृत पद रचना के रूप में महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग हुआ है। उस वक्त जो संस्कृत नाटक होते थे या रचनाएं होती थी प्राकृत में, तो उसकी भाषा क्या थी, तो महाराष्ट्रीय प्राकृत। तो यहाँ हमने प्राकृत जो द्वितीय प्राकृत भी कहा गया है तो उसे देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, संस्कृत से पाली में विकसित हुआ, पाली से प्राकृत में और प्राकृत से अपभ्रंश में। तो अब हम अपभ्रंश को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पहला पॉइंट, अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी और अंतिम अवस्था है।
मध्यकालीन आर्य भाषा के रूप में पहला क्या था? पाली था, दूसरा प्राकृत, और तीसरा यानी कि तीसरी है और अंतिम है अपभ्रंश। वही यहाँ बोला गया है, अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी और अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है। प्राकृतिक के बाद ही अपभ्रंश आया और अपभ्रंश का ही विकसित रूप आधुनिक भाषा हुआ, इसलिए बोला जा रहा है कि प्राकृत और आधुनिक भाषा के बीच की कड़ी अपभ्रंश ही है। देखिए अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ा हुआ। अब मैंने अवहट पर जो वीडियो दिया था वहां पर भी अवहट का शाब्दिक अर्थ ऐसा ही था, बिगड़ा हुआ। ठीक है, तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ। बिगड़ा हुआ इसलिए बोला जा रहा है कि संस्कृत सबसे अच्छी भाषा मानी गई है। ठीक है, तो जब जैसे जैसे ये विकसित रूप हुआ तो संस्कृत के शब्दों को ही तोड़ मरोड़ कर नया शब्द बना, तो इसलिए बोला जा रहा है कि संस्कृत के ये देखकर कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ। संस्कृत शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है अपभ्रंश में भाषा के रूप में, तो इसलिए अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? बिगड़ा हुआ। देखिए अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो देखिए यहाँ पर बताया गया, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। पतंजलि की जो रचना थी उसमें सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है। तो सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो पतंजलि ने, इसे याद रखिएगा। एक विद्वान थे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, और वह अपभ्रंश का जन्म काल क्या मानते हैं? तो 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं कि भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्कंडेय एवं अन्य आचार्यों ने, कुछ विद्वान और आचार्य हुए, उन्होंने अपभ्रंश के कुल 3 भेद दिए हैं। कितने भेद दिए हैं अपभ्रंश के? तो 3 भेद दिए हैं। वह 3 भेद कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला है नागर, और नागर कहाँ पर बोली जाने वाली भाषा थी? तो गुजरात की बोली है यह, नागर गुजरात की बोली है। उसके बाद दूसरा है उपनागर, दूसरा भेद क्या है? उपनागर, और यह राजस्थान की बोली है, राजस्थान क्षेत्र में बोले जाने वाली। तीसरा भेद ब्राचड़ है, और यह कहाँ की बोली है? तो सिंध की बोली है। तो ये 3 भेद थे अपभ्रंश के, नागर, उपनागर और ब्राचड़। याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। अब हम देखिए यहाँ पर देखते हैं अपभ्रंश जो प्राकृत का विकसित रूप है, तो उस वक्त जो क्षेत्रीय रूप रहा भाषा का, तो वह कौन कौन सी भाषा थी और उसका क्षेत्र कौन सा था, कहाँ पर वो बोली जाती थी? तो उसे देखिए। पहला है सौरसेनी अपभ्रंश, इसका क्षेत्र क्या है? पश्चिमी हिंदी क्षेत्र और राजस्थानी गुजराती, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है पैसाची अपभ्रंश, और इसका क्षेत्र क्या रहा? पंजाबी, यानी पंजाब का क्षेत्र। दूसरा है ब्राचड़ अपभ्रंश, सिंधी। चौथा है खस अपभ्रंश, पहाड़ी। पांचवा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मराठी। छठा है अर्धमागधी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी। और सातवां है मागधी अपभ्रंश, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया इत्यादि। ये सारी क्षेत्रीय भाषाएं थी विकसित रूप में सब क्षेत्रों में बोले जाने लगी। तो यह था अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और उसका क्षेत्र। ये क्षेत्रीय रूप है सभी, और इसका जो बोले जाने का क्षेत्र रहा है वो ये है। तो इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये सभी। नेक्स्ट है देखिए, अपभ्रंश के एक विद्वान हुए थे, महान कवि थे, तो उनके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है, और इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो देखिए पॉइंट क्या है, अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू थे। स्वयंभू किसके कवि रहे हैं? तो अपभ्रंश के कवि रहे हैं, और उनकी एक रचना थी पौंचर्यू, स्वयंभू की रचना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। और इसमें स्वयंभू ने किसका वर्णन किया है? तो इसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। स्वयंभू के द्वारा पौंचर्यू में किसका वर्णन किया गया? तो राम के चरित्र का वर्णन किया गया। और इसके बारे में, इस रचना के बारे में एक और बात बताया जा रहा है कि यह अपूर्ण ग्रंथ है। स्वयंभू के द्वारा ये पूरा नहीं किया गया था, अपूर्ण ग्रंथ है यह। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
मुझे मिला इसलिए मैंने ये लिख दिया। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मध्यकालीन आर्य भाषा को देख लिया, जिसमें हमने पहले पाली को देखा, उसके बाद प्राकृत को देखा और अपभ्रंश को देखा। यह हिंदी का विकास इस रूप में हुआ। अब जो इसका विकास होगा वो आधुनिक हिंदी भाषा आर्य भाषा के रूप में होगा। तो हम उसे देख लेते हैं एक नज़र में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा हो रहा था, फिर भी मैंने बहुत प्रमुख बिंदुओं को ही लिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, लास्ट पॉइंट है यह, तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और इसका काल क्या है? देखिए, पहला पॉइंट मैंने काल के बारे में ये बताया है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है 1000 ईस्वी से अब तक। वर्तमान में भी रचनाएं हो रही हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो काल क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का 1000 ईस्वी से अब तक। नेक्स्ट पॉइंट है 1100 ईस्वी तक अपभ्रंश का काल समाप्त होने लगा। देखिए, शुरुआत हुई थी संस्कृत से, उसके बाद जब मध्यकाल आया तो उसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का बोला जा रहा है कि 1100 ईस्वी तक कुछ ना कुछ रूप में वह बहुत सारे क्षेत्रों में बोली जा रही थी, लेकिन 1100 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय समाप्त होता गया और इसकी जगह पर विभिन्न आधुनिक क्षेत्रीय भाषाओं का स्वरूप सामने आया। अपभ्रंश का समय खत्म हुआ और अपभ्रंश ही बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में विकसित हुआ और अन्य क्षेत्रों में बोलने के प्रयोग में आने लगा। तो वो कौन कौन सी भाषाएं थी जो अपभ्रंश का काल समाप्त होने के बाद स्वरूप में आई? तो देखिए, यहाँ पर विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाएं कौन कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बिहारी, बंगला, असमिया, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी इत्यादि आदि और भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे लिखा है, इसे देखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट, ऊपर में जो ये आधुनिक आर्य भाषाएं थी विभिन्न, उसके बारे में ही बोला जा रहा है कि उपरोक्त सभी आधुनिक आर्य भाषाओं का स्रोत संस्कृत रही है। देखिए, जितनी भी हिंदी का जो विकास हुआ है वह संस्कृत से ही हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि उपरोक्त सभी आधुनिक आर्य भाषाओं का स्रोत संस्कृत रही है, इसलिए इन आर्य भाषाओं में संस्कृत के बहुत से शब्द मिलते हैं, प्रयोग में आते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, ठीक है ना, मिलते हैं। नेक्स्ट है उपरोक्त भाषाओं से, ऊपर की जो भाषाएं हैं पंजाबी, बिहारी, मराठी, बांग्ला, उसी के बारे में बोला जा रहा है कि उपरोक्त भाषाओं से निम्न क्षेत्रीय बोलियां, बिहारी कोई भाषा नहीं है, बिहार में बोले जाने वाली भाषा बहुत सारी है, तो क्षेत्रीय भाषा इसी तरह हर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। तो वो देखिए यहाँ पर है निम्न क्षेत्रीय बोलियां, वो कौन कौन सी है? तो देखिए, ब्रज भाषा हुई, खड़ी बोली, जयपुरी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा जयपुरी हो गई, भोजपुरी बिहार में एक भाषा बोली जाती है भोजपुरी, वह हो गई, अवधी और गढ़वाली इत्यादि और भी क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई जो उन महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बिहार जैसे क्षेत्रों में विकसित रूप हुआ और वहाँ बोलचाल की भाषा बनी। और देखिए क्या बोला जा रहा है यहीं पर कि उपरोक्त भाषाओं से निम्न क्षेत्रीय बोलियां ब्रजभाषा, खड़ी बोली, जयपुरी, भोजपुरी, अवधी, गढ़वाली आदि का विकसित रूप हिंदी कहा जाने लगा। ये जो क्षेत्रीय बोलियां थीं हिंदी से रिलेटेड है और इन्हीं को का जो विकसित रूप हुआ वही हिंदी कहलाया। और आज का लास्ट पॉइंट है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से संबंधित है। वर्तमान में पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली है यहाँ पर। तो वर्तमान में पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली ही अपने परिनिष्ठित और मानक रूप में राजभाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित है। तो यहाँ तक आपने देख लिया आधुनिक आर्य भाषा, यह इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो राजभाषा बोला जाता है हिंदी को, राजभाषा, तो वह क्या है? तो पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली का ही मानक रूप है, विकसित रूप है। तो इसे याद रखिएगा। तो यहाँ तक आपने आज
हिंदी की उत्पत्ति से संबंधित नोट्स को देखा और आपने देखा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। मैं क्वेश्चन से संबंधित एक वीडियो लाऊंगा जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस से। तो इस तरह मैंने जो सिलेबस में भाषा चैप्टर था जिसमें हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अवहट और डिंगल, ये तीनों मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इसे एक बार फिर से देख लीजिए तीनों को। मैं जो बाकी अवहट और डिंगल के जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। वैसे फ्रेंड जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को देखिए, आपको अगर लगता है कि नोट्स आपके लिए उपयोगी है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके बाद मैं जो और भी आगे वीडियो लाऊंगा उसका लिंक आपको मिल जाएगा पहले ही और आप भी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।